Hello students, this video lecture is on programming in C practical for diploma 2nd sem and BE 4th semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, assistant professor CSE department। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सैम्पल प्रोग्राम्स देखे थे सीखे, जो कि बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रोग्राम्स थे। आज मैं थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके कुछ नए और कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स बताऊंगी। मैंने बना के रखे हैं प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन कैरेक्टर इज़ अपर केस, लोअर केस, नंबर और नॉट। तो हम कोई कैरेक्टर एंटर कराएंगे सी में और हमको चेक करना है कि वो कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है मतलब अपर केस, लोअर लेटर में है मतलब लोअर केस, या फिर कोई डिजिट है। तो ये जो प्रोग्राम है हमने एलसिफ लैडर से बनाया है। इसको एलसिफ लैडर का एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स वॉइड मेन। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया है CH नाम का। उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं हम कैरेक्टर को, मतलब एंटर करा रहे हैं एंटर एनी कैरेक्टर। जिसको भी हमको इनपुट देना रहता है उसको हम स्कैनएफ के अंदर लिखते हैं। तो स्कैनएफ %C, क्योंकि कैरेक्टर है तो %C। उसके बाद जो समझने की बात यहाँ पे ये वाली है कि अगर कैरेक्टर की वैल्यू जो है सी में कैरेक्टर्स की आस्की वैल्यू होती है, तो अगर कैरेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है और लेस देन इक्वल टू 90 है, अगर इसके बीच में कैरेक्टर की वैल्यू है तो वो अपर केस होगा। अगर 97 और 122 के बीच में है तो वो लोअर केस होगा। अगर 48 और 57 के बीच में है तो वो डिजिट होगा। और अगर वो इन किन्हीं भी नंबरों के बीच में नहीं आ रहा है मतलब वो कोई अनदर कैरेक्टर है। तो इफ़ एल्स में देखिए यहाँ पे एक बार आपको इफ़ के अंदर कंडीशन लिखनी पड़ती है, फिर आप कितने भी बार एल्स इफ लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और उस इफ़ का एक लास्ट में हम एल्स लिखते हैं। तो इसमें हमको एल्स को मैच करने का या कर्ली ब्रैकेट मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एल्स इफ लैडर में ये हमको फ़ायदा है कि बार बार हमको ये नहीं देखना पड़ता कि किस इफ़ का एल्स हमने लिखा है या नहीं लिखा है, या कर्ली ब्रैकेट लगाया है या नहीं लगाया है। ये वैल्यूज़ अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो आप अपर केस और लोअर केस और डिजिट्स जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आस्की वैल्यूज़ होती है, ASCII आस्की वैल्यूज़ होती है सी में। तो प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। सबसे पहले कंपाइल करेंगे। सक्सेस है हमारा प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि U इज़ अपर केस। मैंने कैपिटल U लिखा था, अब मैं स्मॉल g लिख रही हूँ तो दिखा रहा है कि G इज़ लोअर केस। ये देखिए लिखा है यहाँ पर डिजिट है। अनदर कैरेक्टर, ये जो एल्स वाला पार्ट था। तो ये चारों के अंदर कैसे कैसे आपको एग्जीक्यूशन होगा ये मैंने बता दिया आपको कि अगर कैरेक्टर 65 और 90 के बीच में है तो अपर केस, 97 और 122 के बीच में है तो लोअर केस, 48 और 57 के बीच में है तो डिजिट, और अगर इन किसी के भी बीच में नहीं है तो अनदर कैरेक्टर। इसमें स्पेशल कैरेक्टर का ऑप्शन नहीं है, हमने इस प्रोग्राम में नहीं रखा है। तो ये था आपका प्रोग्राम अपर केस, लोअर केस या डिजिट चेक करने का। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम देखने वाले हैं वो है पैलिंड्रोम। इसका थ्योरी वीडियो लेक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर है इसका। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि आगे से हम जो नंबर पढ़ते हैं एंटर कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 202, तो इसका रिवर्स भी अगर
मुझे 202 मिले, मतलब मैं आगे से किसी नंबर को पढ़ूँ या पीछे से नंबर पढ़ूँ तो वो नंबर सेम हो, जैसे 131 202। वैसे ही पैलिंड्रोम में स्ट्रिंग भी होती है, कटक और नितिन, KATAK और NITIN। सो पीछे से पढ़ेंगे भी तो भी सेम स्पेलिंग आएगी और आगे से पढ़ेंगे तो भी सेम स्पेलिंग रहती है। सेम चीज़ नंबर के लिए रहती है। तो ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो नंबर का प्रोग्राम बनाया है। पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है, तो नंबर एक को एंटर कराएंगे और चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले n हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का नंबर के लिए। इंटीजर इसलिए लिया है क्योंकि डेसिमल वैल्यूज़ में हम पैलिंड्रोम जज नहीं कर पाएंगे। r लिया है मॉड्यूलस ऑपरेटर निकालने के लिए, रिवर्स उस नंबर का रिवर्स निकालेंगे। और x में हम n की वैल्यू असाइन करेंगे ताकि हम बाद में इफ़ कंडीशन लगा के उस कंडीशन को चेक कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे एंटर एनी नंबर, उसके बाद स्कैनएफ में वही वैल्यू लिखते हैं जिसमें हमको इनपुट देना होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ इक्वल्स टू n। n की जो भी वैल्यू रहेगी वो किस में चली जाएगी, x में। उसके बाद रिवर्स की वैल्यू यहाँ पर 0 इनिशियलाइज़ कर दिया ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू उसमें ना रहे। अब यहाँ पे लूप लगाया हमने वाइल। अब वो चेक करेगा कि वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं 1 2 3 या 1 3 1 लिखती हूँ तो वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो वो कहाँ जाएगा, नीचे, लूप के नीचे वाले पोर्शन में। यहाँ लिखा हुआ r इज़ इक्वल्स टू n mod 10। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर स्टोर करता है। तो n अगर हमारा 131 है तो 131 mod 10 करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r। तो r की वैल्यू क्या आई, 1, और रिवर्स की वैल्यू क्या थी पहले, 0। तो यहाँ पर 0 + 1 क्या हो गया, 1। अब n इज इक्वल्स टू n/10 जब यहाँ करेंगे, जैसे अगर मैंने 131 लिया हुआ है, बाय में 10 करूँगी तो मिलेगा 13.1। अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो डेसिमल वैल्यू नहीं लेगा, तो ये जो 0.1 है वो नहीं रहेगा। अब हमारे पास n की वैल्यू बच गई 13। तो अभी वापस लूप में वाइल में जाके कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू रहेगी, रिपीट करेगा। सिमिलरली 13/10 करेंगे तो 1.3 मिलेगा। तो वो 3 को हटा के 1 लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू रहेगी तो फिर से ये तीनों जो लाइन लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन फाइनली जब वो 1/10 करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 0.1। अब जो उसके पास वैल्यू बची है वो कौन सी वैल्यू है, सिर्फ 0। तो 0 जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वो कहाँ आएगा, नीचे। नीचे क्या लिखा हुआ है, printf रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज़ %। तो रिवर्स को प्रिंट कराया। उसके बाद इफ़ रिवर्स इज इक्वल्स टू x, जो हमने रिवर्स निकाला है वो x में जो हमने वैल्यू डाली थी अगर वो उसके इक्वल रहेगा तो नंबर पैलिंड्रोम रहेगा, क्योंकि पैलिंड्रोम मतलब हम रिवर्स निकाल रहे हैं। और अगर रिवर्स और एंटर्ड नंबर सेम है मतलब वो नंबर पैलिंड्रोम है, और अगर रिवर्स और एंटर्ड नंबर सेम नहीं है मतलब वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। इसको भी रन करा के देख लेते हैं। कोई भी नंबर एंटर कराती हूँ, मैंने 4 5 6 एंटर कराया है। ये देखिए लिखा है रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज 654 और नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। रिवर्स ऑफ गिवन नंबर इज़ 131 और 131 इज़ पैलिंड्रोम। तो ये पैलिंड्रोम का प्रोग्राम था जिसमें हम आगे से जो नंबर पढ़े और पीछे से नंबर पढ़े वो सेम हो तो उस नंबर को हम सी में पैलिंड्रोम बोलते हैं। अब हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो प्रोग्राम है आर्मस्ट्रॉन्ग का। ये देखिए, अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं,
जैसे कि 153 है, इसमें अगर 1 का क्यूब करूँ मैं, मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, जब इन तीनों के क्यूब का सम हम करते हैं तो हमको 153 मिलता है। तो ऐसे नंबर को हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे सिंगल डिजिट के नंबर का क्यूब का सम, वही नंबर जब हमको मिलता है तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया जैसे हम पैलिंड्रोम में कर रहे थे। n लिया, नंबर इनपुट के लिए r, मॉड्यूलस के लिए सम निकालना है, इसलिए सम, और x जो है वो हमने लिया हुआ ताकि हम उसमें वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, उसके बाद स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ n। अब फिर से हमने लिखा x इज़ इक्वल्स टू n, तो n में मान लीजिए मैंने 153 डाला है, तो वो किस में चली जाएगी वैल्यू, x में। अब सम की वैल्यू 0 क्यों दी है, इनिशलाइज क्यों की है, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू जो है वो सम में ना रहे। अब फिर हम वाइल लूप लगा रहे हैं कि वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो n इज़ इक्वल्स टू n मॉड 10 करेगा, तो 153 मॉड 10 अगर वो करता है तो उसको मिलेगा 3। तो 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 का क्यूब आएगा 27 प्लस सम में वैल्यू 0, तो अभी सम की वैल्यू क्या है 27। फिर n इज़ इक्वल्स टू n मॉड 10 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा 153 मॉड 10, जो कि हमको मिलेगा 15.3। तो क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए पॉइंट को हटा देगा। अब n में क्या वैल्यू बच गई 15। तो अगेन वो वाइल कंडीशन में चेक करेगा कि 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। फिर ये तीनों पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पर बचेगा 15/10 मतलब 1.5, तो पॉइंट वैल्यू को नहीं लेगा तो 1। तो अगेन 1 के लिए कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर ये सब रिपीट करेगा, और जब वो फाइनली 1/10 करेगा तो उसको क्या मिलेगा 0.1। जब 0.1 मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट की वैल्यू वो लेगा नहीं, 0 को कंपेयर करेगा, 0.1 मिलेगा। तो बचा क्या 0, पॉइंट की वैल्यू वो लेगा नहीं, पॉइंट की बाद की वैल्यू, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वो नीचे आएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ गिवन नंबर इज़ %d। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहे कि x में हमने जो वैल्यू डाली थी n की और वो जो हमने सम निकाला, अगर वो इक्वल है तो नंबर क्या होगा आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर वो इक्वल नहीं है तो नंबर क्या होगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये बैकस्लैश हमने लिखा हुआ है 2 से 3 बार लिखा हुआ है, ताकि जो हमको आउटपुट मिलेगा वो नेक्स्ट लाइन में मिले। इसको भी हम कंपाइल करके देख लेते हैं, पहले सक्सेस है हमारा प्रोग्राम, रन करा के देख लेते हैं। वन 153 डाला मैंने, ये देखिए नीचे आ गया सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 153, और 153 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ऐसा कोई नंबर डालते हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, मान लीजिए 789 डाला, ये देखिए सम ऑफ गिवन नंबर इज़ 1584 और 1584 इज़ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये जो था आर्मस्ट्रॉन्ग और पैलिंड्रोम जो इससे पहले देखे थे, उसमें ये जो तीनों पोर्शन थे वाइल लूप के अंदर वो बिल्कुल सेम था। बस यहाँ पर हमने आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या किया था, इंटू 10 + r किया था, और यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं और उसको सम के साथ ऐड कर रहे हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग के नंबर का कॉन्सेप्ट ही वही होता है कि हम क्यूब करते हैं पर्सनली एक एक नंबर का, और उस क्यूब का सम अगर वही नंबर हमको मिलता है जो नंबर हमने इनपुट दिया है, तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाता है।
इसकी थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आर्मस्ट्रॉन्ग के और पैलिंड्रोम के। अगर आपको समझना हो तो आप पहले वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं, फिर आप इस प्रैक्टिकल वीडियो को देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम फॉर लूप के पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स देखेंगे। थैंक यू।